मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। एसएन सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डीआर साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज शास्त्री हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसएन सिंह साहब से मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूं, फिर अमित जमई जी मैं आपके पास आऊंगी। सिंह साहब क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का यह कहना है कि भारत जैसा जो जातिवाद यहां पर देखने को मिलता है, जाति के नाम पर जो भेदभाव यहां देखने को मिलता है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। देखिए, बहुत छोटी और ओछी सोच को प्रदर्शित किए हैं अखिलेश जी, और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए आप इस तरह से देश को शर्मिंदगी महसूस कराने वाला बयान देंगे। आज भारत जो देश है वो संविधान से चल रहा है और संविधान में दो तरह के कानून है। सामाजिक अस्पृश्यता का कानून है, कोई भेदभाव नहीं है, और जो इस तरह से करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। और जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने के लिए संविधान ने आरक्षण दिया हुआ है, जिसको आप भी अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं और सभी लोग अपनाते हैं। और ये मान के चलते हैं कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, सभी लोग कहते हैं, और आदरणीय मुलायम सिंह साहब भी कहते थे, विविधताओं से भरा हुआ यह देश भारतवर्ष कितना सुंदर है कि आज अलग अलग जाति और धर्म के लोग होते हुए भी सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। क्योंकि आपकी सोच उसी तरह का है, उसी तरह के कार्य करते हैं। जब एक दलित आदिवासी महिला को वोट देने की बात होती है तो आप नकार जाते हैं। और पूर्व में भी देखा जाए, आप एक महिला, एक दलित महिला का किस तरह से अपमान करते हैं कि उसके साथ जो है काफी लंबे यही सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि पिछड़ों दलितों की बात तो कर रहे हैं लेकिन खुद पिछड़े दलितों का साथ नहीं दिया जब आदिवासी महिला को वोट देने की बारी आई थी। अमित जी, आरोप आप पर हमेशा परिवारवाद के लगते आए हैं और आप ये कहते हैं कि जाति की राजनीति होती है, भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, जबकि एक आदिवासी महिला को जब वोट देने की बारी आती है तो आप लोग ही पीछे हट जाते हैं। मोनिका, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने कही, वही बात कही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अपने जमाने में जाति तोड़ो का आंदोलन चलाया। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि हमारे देश में धर्म बदलता है लेकिन जो जाति है, जो नस्ल, रेसिस्ट जो जातियां हैं वो कभी नहीं बदलती है। अब आप देखिए कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद उनके निवास का जो नए मुख्यमंत्री जी आए वहां पे गंगा जल से छिड़काव किया गया। हमारे ये केशव मौर्य जी भले हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं, कलराज मिश्रा जी ने मंच से उनका हाथ पकड़ने में अनटचेबिलिटी प्रदर्शित किया। अमित जी, अगर हम घर बदलते हैं, आप मान लीजिए अपना घर शिफ्ट करते हैं, किसी नए घर में आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सनातन संस्कृति है, आप उस घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे ही करेंगे। इसमें अनटचेबिलिटी कहां से आ गई? ये तो सनातन संस्कृति है ना, पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये किया जाता है। मोनिका जी, हम अपने घर में क्या करते हैं ये मीडिया पे नहीं दिखाया जाता है। ये मीडिया पे दिखाया गया कि वहां पर गंगा जल के छिड़काव से उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो शुद्धिकरण तो तभी होता है कि जब वहां छुआछूत हो, जब वहां पे कोई अछूत रह रहा हो। तो बीजेपी आरएसएस, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े समाज हो, ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी होता है। पर खैर मुद्दा ये मोनिका पूरी बात कहने दो जी, मैं इस पर पूरी बात मोनिका पूरी बात सवाल अमित जी, क्योंकि मुद्दा इससे भटक जाएगा अगर हम ये शुद्धिकरण वगैरह इन सब चीजों की बात करेंगे। सवाल मेरा ये कि अगर आप जाति की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, पिछड़ों दलितों को आगे लाने की बात करते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू को जब नॉमिनेट किया गया था तो आप लोगों को तो उनको सीधे तौर पर वोट करना चाहिए था। आपने विपक्ष का अपना कैंडिडेट क्यों खत्म कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया? वो तो आदिवासी समाज से आती है, उनको आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, तब आप लोग पीछे क्यों चले गए? मोनिका, प्रॉब्लम ये है ना कि जो बीजेपी आरएसएस है ना, वो स्टैंप राष्ट्रपति बनाती है, वो स्टैंप उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। अब ये धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इनकी ताकत नहीं है, इनमें शक्ति नहीं है कि जाट समाज के एक हमारे राकेश टिकैत साहब हैं, गृह राज्य मंत्री ने क्या बोला कि ये सड़क का कुत्ता है, ये भौंकता है, ये 2 कौड़ी का आदमी है। इस देश के महान किसान नेता, हम कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा अलग होगी,
राकेश टिकैत जी से मेरी कोई मुखालफत हो सकती है, लेकिन मैं उसको कुत्ता कहूंगा, मैं कहूंगा 2 कौड़ी का आदमी है। ये बीजेपी आरएसएस की सोच है। हमारा यही कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने बनाया, अच्छी बात है, उनकी कैंडिडेट थी, लेकिन हमें यह पता है कि आदिवासी अधिकारों के लिए जल जंगल जमीन पे देश के कॉर्पोरेट का पूंजीपतियों का जो कब्जा है, जैसे हमारे दलित राष्ट्रपति बने थे जिसको बीजेपी ने दलित राष्ट्रपति कहा था, हाथरस में बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, मोनिका आप महिला हो, उस बेटी को मां बाप से मिलने नहीं दिया गया, प्रशासन ने रात में जला दिया, तो राष्ट्रपति जी नहीं बोल पाए। आप तो ये वोट बैंक के लिए सवाल ये कर दलित, रहे हैं कि वो राष्ट्रपति है। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ समाजशास्त्री भी है, डीआर साहू को भी चर्चा में जरा शामिल कर लेते हैं। साहू जी, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस तरह की बातचीत और इस तरह की बयानबाजी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये इसमें कार्य करने की बात है। आजादी के बाद भारत में संविधान के द्वारा ये सारे जो भी असमानता, गैर बराबरी है, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे धाराएं हैं। उसके साथ हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आते हैं इसके ऊपर प्रयत्नशील है और हर राजनीतिक दल उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक दलों की टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन में, बड़े बड़े पदों की डिस्ट्रीब्यूशन में, विभिन्न पदों में रखने के लिए भी उस तरह की जातिगत आधार को संदर्भ में रखते हुए करते हैं। हर कोई राजनीतिक दल करता है। तो इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब है कि हम समाज को एक समावेशी विकास के माध्यम से सभी को साथ लेके चले और जिससे कि कोई वंचित होने की महसूस ना करे। तो बात वो है कि थ्योरी में हम ये कहते हैं कि 75 साल के बाद आप देखिए बहुत सारे गैर बराबरी को खत्म कर रहे हैं लोग, और उसकी बहुत सारे सफल उदाहरण भी है। और इसी के बावजूद भी बहुत सारे कमजोरी भी है, बहुत सारे गैर बराबरी अभी भी तरह तरह की जाति है, तरह तरह की सोशल कैटेगरी है, महिलाओं की, पुरुषों के बीच में जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे बहुत सारे गैर बराबरी है। उसके ऊपर कार्य करने की काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं, और विपक्ष का ये भूमिका है कि इसको आगे उठाएं। लेकिन इस तरह से एक सामान्यीकरण करके बात करना कि बहुत है, लेकिन बात वो नहीं है। एविडेंस बेस्ड, जैसे कि कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गांव में बहुत सारी घटना होती है, इसमें राजनीतिक दल और सरकार सभी इसके ऊपर कदम उठाते हैं। तो बात वो है, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि समाज विज्ञानी होने के नाते शिक्षा, जागरूकता और सरकार की जो पहल है, उस तरह की प्रोएक्टिव सरकार की जो पहल है, उस तरह की कार्य करने का सही है। ये गवर्नेंस में, ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है, सभी इसी में प्रयत्नशील है कि साझेदारी, भागीदारी, बराबरी के काम करें। और ये नहीं कह सकते हैं कि हम पहले से बहुत खराब हुआ, नहीं, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। बात वो नहीं है, बात है अभी भी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं इस तरह से घट रही है जो कि एक घटना आधारित, कोई कॉन्टेक्स्ट की आधारित हम बात करें। नहीं तो क्या होता है ना कि स्वीपिंग जनरलाइजेशन देना ठीक नहीं रहता। आज की तारीख में जिम्मेदार व्यक्ति जैसे एक विपक्ष के नेता, उसमें वो अपनी बात को रखने के लिए एक एविडेंस बेस्ड कि ये घटनाएं जो जातिगत दूरी के लिए ये कार्य हो रहा है, इसको करना चाहिए। इसके लिए विपक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार को सचेत करने का काम करना है। तो इसलिए मेरा ये कहना कि अभी ये कहना है कि काम बहुत हुआ है, सरकार जो भी आते हैं वो प्रयत्नशील है और हर सरकार कर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भूमिका है कि एविडेंस के आधार पे, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे ये बात को उठाएं और सदन में उठाएं और सदन में उठा के इन सभी चीजों को आगे करें। तो इसलिए राजनीतिक दल सरकार में जो है, जो सत्ताधारी दल है, वो दोनों मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और जाति की राजनीति शुरू हो गई है। क्या कहेंगे सिंह साहब? आरोप सीधे तौर पर आप पर ही लग रहे हैं, आप चाहे सीधे कहिए चाहे घुमा फिरा कर कहिए, सफाई क्या पेश करेंगे? देखिए क्या है ना, दूसरे का घर जलाने में बहुत मजा आता है। अगर हम जमाई साहब को कहें, झारखंड में एक जो है मुस्लिम भाई ने एक हिंदू बहन की जला के हत्या कर दिए, तो हम कहेंगे सारे मुस्लिम उसमें दोषी हैं, तो माना जाएगा। अरे इनकी सरकार में जो दुष्कर्म होता है बुलंदशहर और बदायूं का एक दलित महिला के साथ होता है, लेकिन उसको आप दलित और उससे मत जोड़ के देखिए। 2014 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि तमाम विदेशी मुस्लिम संगठन ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू जो संगठन है
और जो हिंदू एक है वो टूट जाए, इस नाते भी हिंदुओं में आपस में मनमुटाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और हो सकता है उन्हीं संगठनों का सहयोग करने के लिए आज अखिलेश यादव जी ने इस तरह से बयान दिया है। नहीं तो अभी हमारे एक सामाजिक चीजों के जानकार बड़े भाई कह रहे थे, देश संविधान से चल रहा है, देश कानून से चल रहा है, और संविधान और कानून बराबर का दर्जा दी हुई है, सभी को बराबर का अधिकार दिया है। कोई भी ऐसी चीज बताइए जहां एसएन सिंह के लिए हो और जमई साहब के लिए नहीं हो, कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जो एसएन सिंह कर रहे हो और जमई साहब नहीं कर रहे हो। तो जब इस तरह की छूट संविधान से मिला हुआ, इस तरह से बेतुकी बात करके वो क्या करना चाहते हैं? और सिर्फ हमेशा अखिलेश यादव जी एक धर्म की बात करते हैं। अभी भी आप देखेंगे इसमें निकलेगा कि अखिलेश यादव जी उन्हीं विदेशी आप लोग ही ताकतों की आरोप लगा रहे हैं। अमित जी, आप लोग ही आरोप लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि विपक्ष के तौर पर, चूंकि विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप अपनी पार्टी में दलितों को, पिछड़ों को कितनी जगह दे रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण पद उनको दे रहे हैं? आप भी तो आगे लाने का काम कर रहे होंगे जब कह रहे हैं तो। मोनिका, मैं आपको माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक बात इंश्योर कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पूर्व में और आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय की लड़ाई को कट्टरता के साथ, जीरो टॉलरेंस, उसमें कोई समझौता नहीं, इस सिद्धांत पे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी का डाटा निकालो, चीफ सेक्रेटरी का डाटा निकालो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का डाटा निकालो, हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आबादी 85% से ऊपर है मोनिका, लेकिन टॉप पोजीशंस पे दलित ब्यूरोक्रेसी नहीं पाओगे आप, ओबीसी ब्यूरोक्रेसी नहीं पाओगे आप जुडिशरी में चले जाओ, एक जाति का 90% कंट्रोल है जिनकी आबादी 5% भी नहीं है। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि विभिन्नता हो, हम चाहते हैं भागीदारी हो। साहू साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, वो समाजशास्त्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में 4 पेज की रिपोर्ट हो गई कि भारत के बड़े मेट्रो सिटीज में आज भी साहू साहब का रिएक्शन ले लेती हूं, समय सीमा मेरे पास कम है, समय सीमा हमारे पास कम है, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे भी ले लेती हूं बहुत कम शब्दों में। सर, क्या उच्च पदों पर इन लोगों को जगह नहीं दी जाती कि पिछड़ी जाति को आगे रखा जाए? बहुत कम शब्दों में मेरे लिए जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें साझेदारी, भागीदारी, बराबरी की जो हम लोग नारा लगा रहे हैं और संविधान की ये सारे जो उस तरह की बात हम कर रहे हैं, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर समुदाय, हर राजनीतिक दल इसमें अपने को प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबको आगे आना होगा। चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा हमारे पास यहाँ पर कम है, लेकिन आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हार गए हैं तो अब जाति के सहारे आ गए हैं। जब दलित वर्ग को सहारा देने की बात आती है या वोट या सपोर्ट करने की बारी आती है, तब पीछे चले जाते हैं, अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और फिर आते हैं, क्योंकि आगे भी चुनाव है भाई, तो आगे आ जाते हैं जाति के सहारे। बड़ा सवाल है यहाँ पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।